हाँ जी, चलो गौर फरमाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बुक्स बंद कर दो, जब कहूँगा तभी देखना, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो सबसे पहले 9th क्लास का बेसिक सा टॉपिक नहीं वो पढ़ा होगा आपने, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, है ना। अच्छा, नाम सुना है केमिकल चेंज? अरे पीछे बातें ना करो यार। चलो सुन लो। देखो, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है ना। एक डिफरेंस बताओ, फिजिकल चेंज क्या होता है? अच्छा चलो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेंसिल है, आपने उसको ब्रेक कर दिया, वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? ठीक है। और वो पेंसिल को आपने शार्प किया, वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज है। उस पेंसिल को जला दिया आपने, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, ऐश बन गई। अब आपके पास आटा है, सूखा आटा, उसमें आपने पानी डाला, उसको गूंद दिया, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? सुन लो इधर आगे, केमिकल चेंज है। गूंद लिया, ठीक है, उसको गूंदने के बाद आपने उसकी चपाती बना दी, अभी कच्ची है, वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? और उस चपाती को तवे पे डाल के उसको सेक दिया, केमिकल चेंज है। बहुत अच्छे। आपके पास पोटैटो है, मान लो आपने उसको पील किया है, वो फिजिकल चेंज है? कट कर दिया, फ्राई कर दिया, केमिकल चेंज हो गया। देखो ऐसा है, एक जो केमिकल और फिजिकल के अंदर मेन डिफरेंस जो ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि नया सब्सटेंस बनना चाहिए नई प्रॉपर्टी के साथ। क्या होना चाहिए? नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ अगर बन रहा है तो वो केमिकल चेंज है। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा और उसकी प्रॉपर्टी में भी चेंज नहीं आ रहा है, वो क्या है? आपका फिजिकल चेंज है। जनरली जो 9th क्लास में ध्यान रखते हैं उस हिसाब से रखते हैं कि एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल है, ऐसा ध्यान नहीं रखना। जनरली हम साइंस में जब बोलते हैं इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ऐसा नहीं कि वो होगा ही होगा। तो फिजिकल चेंज जनरली क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कांच का ग्लास है, आपसे टूट गया, क्या कांच को जोड़ के वैसे ही ग्लास बन सकता है? अब वो बोलो कि नहीं हम उसको मेल्ट कर देंगे, दोबारा से बना देंगे, वो अलग चीज़ होगी, लेकिन वो वैसा का वैसा वापस नहीं आ सकता ना उस टाइम पे, तो इरिवर्सिबल है। लेकिन केमिकल चेंज में हम ये भी पढ़ते हैं, जैसे कि आपका H2O होता है, इसको हम बिजली देते हैं, ये अलग हो जाता है H2O और O2 में, और एक रिएक्शन में इनको जोड़ के वापस ये भी बना देते हैं, तो यहाँ पे रिवर्सिबल भी हो रहा है, ठीक है ना। तो वो वाला नहीं देखेंगे, हमें बस ये देखना है क्या नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बना। जैसे रोटी वाला एग्जांपल था, डो आटा था, आपने उसमें पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद क्या उसमें कुछ केमिकल चेंज, कोई एनर्जी इन्वॉल्व हुई, कोई एनर्जी रिलीज हुआ? क्या बस शेप चेंज हो गया ना उसका, पाउडरी फॉर्म से किस फॉर्म में हो गया? ग्लूटेन टाइट फॉर्म के अंदर हो गया वो पानी आने के बाद। फिर उसके बाद आपने उसकी शेप चेंज कर दी, उसको बेलने के बाद, वो भी आपका फिजिकल चेंज है। लेकिन जब आपने उसको तवे पे डाला और वो पक गई, तो वो क्या चेंज है? आपका केमिकल चेंज है। यानी केमिकल चेंज को एक और तरीके से देखते हैं कि उसके अंदर आपकी कोई ना कोई एनर्जी क्या होगी, या तो इन्वॉल्व हो रही होगी या फिर रिलीज हो रही होगी। समझ आई बात? इसी तरह जैसे आपने आलू फ्राई किए थे, तो आलू काटने तक वो सारा क्या था? फिजिकल चेंज। अब आलू काट दिया, वापस जुड़ के आलू तो नहीं बन जाएगा वो, तो अब फिजिकल चेंज क्या है? इरिवर्सिबल हो गया ना, इरिवर्सिबल हो गया। तो ये वाला नहीं डिफरेंस देखना कि वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये तो बेसिक सा था। तो अब इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जो केमिकल चेंजेस हैं आपके पास, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो क्या आपका केमिकल इक्वेशन है। जितना भी केमिकल चेंज होते हैं बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है आपका। तो बेसिक आपको पता होगा। इसके जैसे इसी रिएक्शन को ले लेते हैं, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट, और ये साइड क्या है आपकी? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, और आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। अब जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेरे ख्याल से 20 से 25 रिएक्शंस है जो बाय हार्ट आपको याद करनी है, और 95% पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20-25 रिएक्शंस में से आते हैं। जैसे कि एक नाइट्रेट वाली, जहाँ भी देखो, लेड नाइट्रेट हो गया आपका, और कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सिल्वर, हाँ नाइट्रेट वाली जितने भी वो सारी इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जितने ये सारी इंपॉर्टेंट, वो करेंगे धीरे धीरे आगे। तो मेन है कि आपको बस वो रिएक्शंस गिनी चुनी याद आती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ठीक है, रिएक्टेंट्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, और जितनी भी एनर्जी है, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट क्या होता है? हाँ, जो रेट ऑफ रिएक्शन पे, मतलब प्रोडक्ट में कोई चेंज तो नहीं लेके आता, लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस जरूर कर देता है, वो आपका क्या होता है? कैटलिस्ट। वो सब कहाँ लिखते हैं? एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब कोई आपका केमिकल चेंज हुआ है, बेटा ऊपर नहीं, इधर कोई केमिकल चेंज आपका हुआ है, तो हम कैसे बताएंगे कि केमिकल चेंज हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पानी का ग्लास है, आपने उसमें चीनी डाल दी, घोल दी, ठीक है ना। फिर आप उसे कैसे बताओगे घुल गई? या तो देख के बता दोगे, या फिर आप पी के टेस्ट करके बता दोगे हाँ भाई चीनी वाला पानी। अब लेकिन एसिड और बेस को घोलना,
तो वो तो टेस्ट करके नहीं बता पाएंगे ना कि रिएक्शन हो गया नहीं हो गया, तो क्या करें फिर? नहीं, तुम नहीं बताओगे, तुमने पढ़ा था वैसे तो सबने ही पढ़ा था होगा फर्स्ट चैप्टर, है ना, सबने ही पढ़ा था। चलो बता दो, फिर बता दो। चेंज इन कलर और कलर, टेम्परेचर, स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा पीपीटी कहना चाह रहे हैं, अच्छा ठीक है। और बस यही है, और गैस भी निकाल रहा हूँ, ठीक है, गैस भी आ गई ना गैस, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है? हमें ये 5 चीज़ें देखनी है। तो अगर इन पांचों में से कोई भी चेंज हो रहा है, क्या या तो कलर चेंज हो रहा होगा, मान लो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब थी, आपने उनको घोल दिया, मिक्स कर दिया, जो भी किया, आपका कलर चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, आपका केमिकल चेंज। टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया, टेस्ट ट्यूब आपने टच करी, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया है, टेस्ट ट्यूब टच करके देखा टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, टेम्परेचर, तो भी वो केमिकल चेंज। स्टेट चेंज हो गई तो भी, पीपीटी फॉर्म हुआ, गैस फॉर्म हुआ तो भी। अब एक एक देखते हैं कैसे। चेंज इन कलर, अब पेपर के हिसाब से चेंज इन कलर वाले आपके हैं जितने भी डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस हैं। अब खोलो जरा बुक और उसमें डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस देखो एक बार। तो मेन बात ये है कि जितने भी कलर चेंज वाले हैं, चलो मेन बात देखो क्या है यहाँ पे। अगर कलर चेंज का कोई एग्जांपल बोल देंगे, राइट एन एग्जांपल जिस रिएक्शन में आपको क्या हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, ठीक है ना। तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट की हैं, हम 5 टाइप की रिएक्शंस हमें पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन, एक आपको पढ़ना है डिकम्पोजिशन, एक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। तो इन 5 के एग्जांपल तो याद करनी है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल देके बताओ, ठीक है ना। तो ये अब ये 5 चीज़ें भी हैं, वो 5 चीज़ें भी हैं, बजाय कि अलग अलग याद करें तो एक साथ याद कर लेंगे। इससे डिस्प्लेसमेंट वाली जितनी भी रिएक्शन है वो सब में क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन नेल को आपने डाला किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाला, रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी इस टाइम पे सबको मेरे ख्याल से, रिएक्टिविटी सीरीज आती है जी, बताइए पहले कौन सा आएगा। अब यहाँ देखो, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा। जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको उसकी जगह से हटाना। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है, ये अकेला है और ये क्या है, आपका ग्रुप के अंदर है। अब मान लो आप दोनों बंदे ग्रुप में बैठे हो, कोई छोटा सा बच्चा नर्सरी क्लास का आपको बोले हट जा बेटा यहाँ से, तो हट जाओगे क्या? नहीं ना। लेकिन यही कोई एकदम बड़ा भारी भरकम बॉडी बिल्डर है, वो आपको ऐसे उठा के उधर कर देगा। तो सीन क्या है, मेन बात ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, हल्के वाले को उसके कंपाउंड से, उसके बॉन्ड से क्या कर देगा, हटा देगा। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है जो ऊपर आ रहा है वो रिएक्टिव ज़्यादा है। आयरन यहाँ पर आ रहा है और कॉपर क्या है नीचे, ये वाले ये सारे ना इसके नीचे लिखे हुए हैं, ये इसके नीचे के। तो आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को हटा देगा। अच्छा मेटल है तो मेटल को ही हटाएगा, नॉन मेटल के साथ जाके बैठ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा आपका, FeSO4 प्लस Cu। और जितने भी डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन है, अब मैं बोलता हूँ साइंस में जितने भी का मतलब होता है 99 या 98%, क्योंकि हर जगह एक ना एक एक्सेप्शन होती ही होती है। तो जितने भी आपके वाले केस है डिस्प्लेसमेंट वाले, सारे क्या हैं आपके, चेंज इन कलर है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन कलर का हो जाएगा। आयरन नेल ग्रे कलर की थी, किस चेंज कौन सी हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो कोई भी 3 रिएक्शन कर लेना डिस्प्लेसमेंट वाले के कलर चेंज के साथ, दोनों चीज़ हो गई, चेंज भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं। हाँ जी बताइए क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बना ही नहीं रहे तुम, नहीं बन रहा है। सोडियम बेटा पूछ रहे हो, बता रहे हो? हाँ, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कैल्शियम। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आ रहा है, सोडियम ऊपर आ रहा है, कैल्शियम नीचे आ रहा है। तो अब जो कैल्शियम लेस रिएक्टिव वाला है वो इसको कंपाउंड से क्या करेगा, नहीं हटा पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। हाँ तो बना नहीं पा रहे तो ठीक है ना, नहीं बन रहा। यहाँ तक क्लियर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके बाद थी आपकी टेम्परेचर वाली। तो टेम्परेचर में आपके पास 2 है, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, अब जो पहले पढ़ चुके हैं हर एक चाइज में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लिखवा चुका हूँ। अब इसमें देख लेना क्वेश्चन, ठीक है, लिखोगे तो है नहीं तुम लोग, तो लिखे हैं तुमने, अच्छी बात है। तो ठीक है, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, व्हाई कॉम्बिनेशन इज नोन एज अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन को डिकम्पोजिशन का अपोजिट क्यों बोलते हैं? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है,
आपस में कंबाइन हो रहे हैं, यानी इसका जो फॉर्मेट देखोगे, अच्छा है कि फॉर्मेट वाला ये चीज़, ये जैसे a + b गिव्स, ठीक है। अब यहाँ देखो ये फॉर्मेट ध्यान रख लेना, बेसिक ABC वाला, इसमें से क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं आपके, जैसे कि आपको बोल देंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, ऊपर वाली कॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक ही चीज़ बन रही है, तो ये सारे क्या होंगे, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लगभग क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन जितने भी वो सारे क्या है, लगभग एक्सोथर्मिक। और कॉम्बिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो है आपका चूना। सफ़ेदी वाला क्वेश्चन आता है वाइट वॉश वाला, कि वाइट वॉश के लिए क्या यूज़ करते हैं, या फिर वाइट वॉश के लिए एक ड्रम था, उसके अंदर कुछ पाउडर रखा हुआ था, आपने उसमें पानी डाला और आपने अगले दिन अप्लाई किया तो वाइट वॉश जो है वो शाइनी हो गई है, ठीक है। तो है क्या चीज़ ये, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, जो आपका यूज़ किया जा रहा है। अब इसमें होगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब आप पानी डाल दोगे क्या बना लेगा ये आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस साथ में क्या रिलीज होती है, हीट, H2 नहीं, हीट। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे पेंट कराना है, आप चूना लेकर आए, आपने उसके अंदर डाला, उसमें आपने पानी डाल दिया, उसको डालते ही टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब पानी डाला तो हीट रिलीज हो रही है, वो क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। थोड़ी देर रखेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद वो आपका लिक्विड पेस्ट बन गया, उसको हम दीवारों पे अप्लाई करेंगे। अब जो बन चुका है वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी दीवारों पे क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो जब अप्लाई करते हैं उस टाइम पे वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, और सूखने के बाद वो उसमें शाइनी अपीयरेंस आ जाती है। अगर नोट किया है तो, नहीं किया तो ऐसा ही होता है। जब कर रहे होते हैं ना तो वो वॉल ट्रांसपेरेंट दिखेगी, मतलब उसके आर पार जो पेंट है हल्का सा जो भी दाग हुआ है वो भी दिखेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल वाइट शाइनी अपीयरेंस आ जाएगी। रीजन बीइंग जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो आपके एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, वाइट शाइनी होता है, इसलिए आपको शाइनी अपीयरेंस नजर आती है। तो कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, ये कैल्शियम वाला, समझ गए। अब दिक्कत वाली बात ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और लाइम वाटर किसका है, स्लेक लाइम भी यही है, लाइम वाटर भी यही है। और लाइम कौन है, और मार्बल कौन है, लाइमस्टोन, चौक और एक्शेल। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन आपके किस टाइप से आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाथ में एसिड था और मार्बल के फ्लोर पे आप खड़े थे और गलती से आपसे क्या हो गया, एसिड गिर गया, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होगी इस केस के अंदर, और जो भी आपका प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है, या तो लाइम है या फिर क्विक लाइम है, और ये आपका हो गया स्लेक लाइम और लाइम वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या क्या है आपका, मार्बल, चॉक, एक्शेल जो आता है, और लाइमस्टोन, ये 4 चीज़ें ध्यान रहेगा। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक, कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का। कॉम्बिनेशन में बस यही है, ठीक है। एक आता है जो मैग्नीशियम रिबन है, उसको बर्न जब हम करते हैं तो पहले साफ करना पड़ता है उसको, नहीं पता तो हाँ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ऑक्साइड की लेयर बोल सकते हो, कार्बोनेट, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो, तो ऑक्साइड की लेयर भी आ सकती है, कार्बोनेट की भी आ सकती है। सिंपली हम क्या करते हैं, उस लेयर को हटाना होता है ताकि वो रेडली बर्न कर सके। और मैग्नीशियम कौन सी फ्लेम के साथ बर्न करता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम। यहाँ तक क्लियर है भाई, कॉम्बिनेशन क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। अब इसके बाद आपके पास है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, अलग अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है ना। अब किसी चीज़ को तोड़ना है तो अपने आप तो टूटेगा नहीं, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि एनर्जी ले रहा है बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, कौन सा है आपका, एंडोथर्मिक। तो जितने भी डिकम्पोजिशन के हैं वो सारे आपके क्या हैं, एंडोथर्मिक। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जब बार बार जितने भी बोल रहा हूँ ना, इसका ना 95% है, एक्सेप्शन हर जगह के। सर आपने तो कहा तो सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो डिकम्पोजिशन में क्या है, 3 टाइप से हम इसको डिकम्पोज करेंगे। क्या क्या तरीके से, 3 तरीके से उसको डिकम्पोज करेंगे। मतलब बॉन्ड हमारे पास होगा ना, उसको हमें 3 तरीके से तोड़ना है। क्या क्या तरीके हमारे पास उसको तोड़ने के लिए, देखो एनर्जी तो आप दोगे, सुन लो बेटा, पीछे सुन लो। 3 फॉर्म्स में आपकी एनर्जी जो है वो आप उसको प्रोवाइड करोगे। एक आपकी हीट की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, एक लाइट। हीट की फॉर्म में जो हम कर रहे हैं वो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन,
इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिटिक या फिर फोटोलिसिस। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलो या फोटोलिसिस बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए 3 टाइप से एनर्जी मिलेंगे और क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कि डिकम्पोजिशन का एग्जांपल तो थर्मल वाली या लाइट वाले या फिर आपकी सीधा इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है। तो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। हीट वाली में एक रिएक्शन कोई बेसिक सी, इसमें एक एक ही रिएक्शन याद करके जाना मेन जो है आपकी। जैसे एक आपके पास FeSO4 की है, डिकम्पोज होके क्या बना लेगा ये, ये फिक्स है, पेट रिएक्शन है इसकी, ठीक है, किसकी, डिकम्पोजिशन की, थर्मल वाले की, हीट देने के बाद। एक हीट देने के बाद आप ये वाली भी याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शंस हैं वो बस एक एक याद रखनी है, थर्मल की एक, लाइट की एक और इलेक्ट्रिसिटी की आपकी एक। तो ये हो गई हीट वाली। सेकंड इलेक्ट्रिसिटी वाली, इलेक्ट्रिसिटी से हम पानी को अलग करेंगे, ठीक है। क्या क्या मिलेगा हमें, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो पानी की, तो जो आपके सेपरेट हुए हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एनोड पे कौन सा आएगा और कैथोड पे कौन सा आएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप दिमाग में बना लो, ठीक है, स्विच ऑन कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, पानी अलग हो गया। हाइड्रोजन किस पे आएगा और ऑक्सीजन किस पे आएगा, ऑक्सीजन जो है किस पे आएगी, एनोड पे, और हाइड्रोजन जो है वो किस पे आएगा, कैथोड पे आएगा। चलो ठीक है, क्यों आएगा समझ आया। देखो क्या होता है सीन, देखो बेसिक सा सेटअप है यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, एनोड, और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं आपके आयंस जो है वो आपके सेपरेट हो जाएंगे। हाइड्रोजन होता है क्या, पॉजिटिव, वो किस पे जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, नेगेटिव पे, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। तो एनोड पे आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। सवाल ये है किसका अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा इवॉल्व होगी। कहाँ पे इवॉल्व होगी, कैथोड पे इवॉल्व होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका लाइट वाला। लाइट वाले के में क्या सीन है, लाइट वाले में आपको दो ही ध्यान रखना है, AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन इसमें से आता है कि ये जो दो कंपाउंड है इनको सनलाइट में क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, डिकम्पोज हो जाए, क्योंकि लाइट में आके क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। किसके अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर, सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर। और डिकम्पोज अगर हो गए तो ये किसी काम के रहेंगे नहीं आपके। और जनरली कहाँ पे यूज़ होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ किए जाते हैं इनको, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम कहाँ रखते हैं, डार्क कंटेनर्स में रखते हैं या फिर अवे फ्रॉम दी सनलाइट रखते हैं। इसमें लाइट वाली दो ही करनी है। तो आपके पास तीन हो गई, हीट हो गई, हीट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई और आपकी लाइट वाली हो गई। हीट में आयरन सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों तो अच्छे से रटनी ही है, बाकी एक्स्ट्रा जितना करो अच्छी बात है, पर ये दोनों तो रखनी है। फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में वाटर वाली और ज़्यादा से ज़्यादा एक NaCl वाली कर लेना। तो सोडियम क्लोराइड को जब हमने अलग किया ना, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, ये ध्यान रखना। और लाइट वाले में आपके पास ये दो है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो और अगर एक्सोथर्मिक की कोई पूछ ले तो कौन सी रिएक्शन दोगे, कॉम्बिनेशन वाली। ये कौन सी है, एंडोथर्मिक की है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है पता है। जनरली हम जब एक्सो एंडो की बात करते हैं तो सिर्फ हीट की बात नहीं है, कोई भी एनर्जी अगर उसमें से रिलीज हो रही है तो जनरली हम उसको एक्सोथर्मिक कंसीडर करते हैं। कोई भी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगी, वो एंडोथर्मिक होगी। क्लियर है, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन का डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जितने भी पीपीटी वाली रिएक्शंस हैं, जिसमें भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे आपके डबल डिस्प्लेसमेंट वाली हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट वाले में जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी है कौन सी, नाइट्रेट वाली और पोटेशियम आयोडाइड वाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका येलो कलर का आपका पीपीटी फॉर्म होगा, उसके अंदर आपका पीपीटी जो है ना आपका व्हाइट कलर का, एक उसके अंदर जो है एक आपका येलो कलर का पीपीटी और एक ब्लैक कलर का पीपीटी। ये तीन पीपीटी याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं ABC वाले, यानी ए ने बी से रिएक्ट किया, उसने आपको इस कलर का पीपीटी दिया और कंपाउंड C बना, तो पीपीटी के कलर से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कंपाउंड कौन सा था। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा क्या, सिंपली आपके क्या हो जाएंगे, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे ये लेड है, किसके पास चला जाएगा, आयोडीन के पास चला जाएगा, और जो ये आपका नाइट्रेट है किसके साथ आ जाएगा, पोटेशियम के साथ आ जाएगा।
बस सिंपली आपके क्या करना है, आयंस को एक्सचेंज करना है। जो खास है वो नेक्स्ट है रिडॉक्स। क्या होती है देखिए यहाँ पे, अब आपके पास एक रिएक्शन है बेसिक सी, ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जब हम पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर प्लस H2O। अब ये रिडॉक्स है या नहीं कैसे देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, रिमूव। एक कंपाउंड के अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, रिमूव। कैसे वो भी देखते हैं। और रिडक्शन का इसका उल्टा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या फिर ऑक्सीजन क्या हो रही होगी, रिमूव हो रही होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ ऑब्जर्व करेंगे रिएक्टेंट साइड से, सॉरी प्रोडक्ट साइड से, और आंसर हमेशा कहाँ से करना है, रिएक्टेंट। आंसर सारा यहीं से करना है। अब यहाँ पे आपके पास कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ कॉपर, यानी पहले कौन था वो, कॉपर ऑक्साइड, बाद में क्या बन गया, कॉपर, यानी ऑक्सीजन चला गया उसके बाद से, रिडक्स नहीं हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन चला गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, मतलब कॉपर का छोड़ के इसके साथ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिडॉक्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसमें पूछेंगे क्या, 4 चीज़ पूछते हैं, ये सब नहीं पूछेंगे ये रिडॉक्स है या नहीं है, आपसे पूछेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो हमें आंसर करना है कहाँ से करना है, सिर्फ रिएक्टेंट साइड से करना है। चलिए नमन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का होने का मतलब क्या है, किसके पास ऑक्सीजन आई है, हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, इसके पास ऑक्सीजन आ चुकी है ना, तो H2O नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीजन किसके पास आई है, हाइड्रोजन के पास आई है, तो ये H2O। और रिड्यूस यानी किसके पास ऑक्सीजन गई है, CuO ना कि Cu, ठीक है ना, क्योंकि वो रिड्यूस होने के बाद Cu बना है, तो क्या हो गया आपका CuO। अब जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हुआ है वही आपका कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ये दो निकालो, बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। आया कुछ समझ, चलो एक इस पर रिडॉक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पास रिएक्शन है बेटा, आपको इसमें बताना है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखो ऐसा है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो सब्सटेंस क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी जिसके पास, अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है तो हम कौन से पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन में क्या सीन था, हाइड्रोजन क्या हो रही थी, रिमूव हो रही थी, और रिडक्शन में हाइड्रोजन क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि H2S और यहाँ पे सल्फर क्या हो गया, अकेला हो गया, यानी सल्फर के पास से हाइड्रोजन क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे Cl2 अकेला था और यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई है ना, तो ये क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है आपका, H2S, सब्सटेंस रिड्यूस Cl2, और ये दोनों इसके उल्टे हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, रिडॉक्स से इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कोरोजन, जो मेटल नॉन मेटल और दोनों में सेम पार्ट है आपका। ठीक है, और ABC वाले क्वेश्चन खास तौर से वो ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड है, इसके पीछे अलग ही फैंटेसी है टीचर्स लोगों की, बहुत बार आता है वाला क्वेश्चन। जैसे आपके पास एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है, ठीक है, आपने उसे ऑक्सीजन में हीट किया, वो ब्लैक कलर का टर्न हो गया, फिर उसके ऊपर आपने हाइड्रोजन पास कराई, वापस से ब्राउन कलर आ गया। ठीक है ना, तो ये है क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो थ्योरी वाला है इसका, वो है आपका कोरोजन एंड नैनसिडिटी। तो पहले कोरोजन की बात कर लेते हैं। ग्रेजुअल हीटन अप ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ, किन किन वजह से, वाटर, एसिड और गैस, वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, आपका CO2 भी हो सकती है। ठीक है ना, वाटर आपका डायरेक्ट वाटर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, मॉइस्चर फॉर्म में भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी है वो भी मॉइस्चर वाटर के अंदर ही आएगा। तो बेसिकली जब कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आने से, वाटर के कांटेक्ट में आने से, या फिर हवा के कांटेक्ट में आने से जब वो खराब होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या हो गए, कोरोजन। और आयरन की कोरोजन का पर्टिकुलर नाम क्या है, रस्ट। अब कोरोजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है, एक तो मेटल कौन सा किस वजह से कोरोड हो रहा है, वो क्या कलर है उसका, क्या फॉर्मूला है उसका, और क्या नाम है उसका। जैसे कि आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन किस वजह से कोरोड हो रहा है आपका,
वाटर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर इनके कांटेक्ट में आने से हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसकी कोरोजन का? Fe2O3.XH2O है ना। पूछता हूँ कि XH2O क्या होता है? क्या होता है बेटा? रुक जाओ यार। चलो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम सुना है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अब वो जिससे पूछ रहा हूँ वही बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सारे क्या होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड, वो क्या आपका क्रिस्टल लैटिस। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच विद द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ कंपाउंड। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये आयरन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, मान के चलते हैं कि ये क्या है, अंदर से आयरन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चर में क्या है? अटैच हैं। इसकी वजह से कोई सॉल्ट आपका गीला नहीं है, मॉइस्ट नहीं है, बस क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ क्या है? अटैच है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस के साथ अटैच्ड है। अब उसका नंबर जनरली फिक्स होता है हर एक क्रिस्टल के साथ, लेकिन आयरन के साथ जब हम रस्टिंग करा रहे हैं तो यहाँ पे एक्स का नंबर फिक्स नहीं है। रीज़न में क्योंकि हमें नहीं पता ये मॉइस्चर से कितना एक्सपोज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ज़्यादा होगा तो ये एक्स का क्या होगा? नंबर इंक्रीज हो जाएगा, कम होगा तो कम। इसमें फिक्स नहीं होता, इसलिए क्या लिखते हैं? XH2। तो ये आयरन की कोरोजन का फॉर्मूला हो गया। नाम है इसका क्या? रस्ट। और कलर क्या होता है इसका? रेडिश ब्राउन। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको ठीक करने का तरीका, पहले चैप्टर में तो बस इसी का ही है, फर्स्ट चैप्टर में ये आयरन का। आयरन की कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो ऐसा है, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग ये मत बोला करो। देखा छोटी क्लास में थे तो हमने पढ़ लिया। अरे ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ग्रीस मतलब उसको लगाते हैं आयरन आर्टिकल्स को। जो 3 10th क्लास के हिसाब से जो आपको आंसर में देना है वो है आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन और तीसरा क्या है? एलॉयिंग, ठीक है। जब कुछ ना समझ आए तो लिख देना, कटेंगे नहीं मार्क्स, लेकिन इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो जैसे टिन प्लेटिंग होती है, कॉपर प्लेटिंग होती है, क्रोमियम प्लेटिंग होती है, सुना होगा ना सब नाम। ये मान लेते हैं हमारा आयरन आर्टिकल है जिसको हमने किस पे कनेक्ट किया है? कैथोड पे, नेगेटिव पे कनेक्ट किया है इसको हमने, ठीक है ना। अब जिसकी हमें प्लेटिंग करनी है, जैसे मान लो हमें जिंक की करनी है, टिन की करनी है, क्रोमियम की करनी है, उसी का क्या लेंगे? सॉल्ट या एसिडिफाइड सोल्यूशन लेंगे इसके अंदर। अभी फिलहाल मान लें टिन की करनी है, तो टिन का हमने क्या ले लिया? सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, और ये क्या हो गया? आपका टिन हो गया यहाँ पे। जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जो टिन के आने से वो क्या हो जाएंगे? इसमें डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो किस पे इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव। तो धीरे धीरे इसके ऊपर टिन की कोटिंग आ जाएगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसके ऊपर हमने क्या किया? कोटिंग करी है, प्लेटिंग करी है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिंक की करेंगे तो जिंक प्लेटिंग बन जाएगा, टिन की करेंगे तो टिन प्लेटिंग बन जाएगा, आयरन क्रोमियम की करेंगे तो वो क्रोमियम प्लेटिंग बन जाएगा। करना दिखाना सब में यही है, वैसे तो पूछ लेंगे दिखाने के लिए, बट फिर भी क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? दूसरा बहुत सिंपल है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? आपके पास एक आयरन का आर्टिकल है, आप उसको क्या करते हो? मोल्टन जिंक में आप डिप करते हो, और मोल्टन जिंक में डिप करने के बाद आप उसको निकालोगे, ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे। जाहिर सी बात है उसकी फिनिशिंग वगैरह भी देंगे। तो लास्ट में क्या हो रहा है? वो जिंक की कोटिंग हो गई, उसके ऊपर ठंडा हो गया वो। तो इसी चीज़ को क्या बोल रहे हैं? गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन में सिर्फ जिंक का ही इस्तेमाल करते हैं, मोल्टन जिंक का कोटिंग चढ़ाने के। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दे रहे हैं, मान लो यहाँ पे जिंक भी हो सकता था, तो ये जिंक प्लेटिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दे रहे हैं। और गैल्वेनाइजेशन में क्या है? मोल्टन जिंक में हम डिप कर रहे हैं और फिर उसको ठंडा करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट आपका अलॉइंग है। अलॉइंग का मतलब कि अलॉय क्या होते हैं? अलॉय क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज अलॉय। होमोजेनियस समझते हो ना, जिसमें कंपोजिशन सेम रहती है, बता नहीं सकते कौन सी चीज़ कहाँ अलग। जैसे स्टील है, किसका अलॉय है? ये आयरन का है। एक तो अलॉयज जो है आपके, जैसे स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सोल्डर हो गया, अमलगम हो गया। ये 4-5 जो मेन अलॉयज हैं बुक में, परसेंटेज ना करो चल जाएगा, लेकिन किससे बने हैं वो याद रखना जरूरी है। क्लियर है? तो हम अलॉय बना सकते हैं। अलॉय बनाने से क्या, उसकी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? करोजन। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? फूड के अंदर, जिस भी खाने के अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होगा? धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन दी फूड।
यानी जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है, जब वो खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा, वो खाना खराब होने लग जाएगा, उसमें से बैड स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी, टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। सिंपल शब्दों में बोले तो खाने का सड़ना ही है, लेकिन हमें तो सिंपल में नहीं बोलना ना, उसको तो डेफिनेशन चाहिए पूरी, ठीक है। क्लियर है रैंसिडिटी में। अब रैंसिडिटी के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, दो टाइप के हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डोमेस्टिक बताओ तो सिर्फ डोमेस्टिक बताने, इंडस्ट्रियल बताओ तो इंडस्ट्रियल बताने, और अगर ये बोलते हैं कि सिर्फ बताओ तो कोई भी ले लेना, ठीक है ना। ऐसे रेफ्रिजरेशन करने से फ़ायदा क्या है, क्या हो जाएगा उससे, जब रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो जितना लो टेम्परेचर होगा, जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो एवरेज मॉडरेट टेम्परेचर पे होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के जो कूल में होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के हाई टेम्परेचर में होते हैं। तो फ्रिज के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हर चीज़ का कम हो जाता है। इवन की जो अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है खाने में, जर्म्स वगैरह भी हैं, तो उनकी भी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे होते हैं, स्लो हो जाती है। और इसी को आप फ्रीज़र में रख दो, मान लो आपने आज खाना बनाया, सुबह पराठे बनाए, आपको रात को खाने आपने फ्रिज में रख दिया, रात को आप आराम से खा सकते हो। आपको एक 2-3 दिन बाद खाने हैं, आपने उसे फ्रीजर में रख दिया, ठीक है, आप 2 दिन, हाँ, तो फिर उसको थॉ करा सकते हैं बाद में। लास्ट वीक में बेटा घर पे ना हो पाएगी, ठीक है ना। तो मेन बात ये है कि रेफ्रिजरेशन में क्या हो रहा है, आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन उससे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपसे रीज़न इसका नहीं पूछेंगे, रीज़न एक नाइट्रोजन वाली गैस का ही आता है बस, ठीक है ना। दूसरा आ रहे हैं दूसरा, तो पहला रेफ्रिजरेशन हो गया। दूसरा क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स। अब इसमें क्या हो रहा है, जब कंटेनर्स आपके एयर टाइट है, आपने चिप्स का पैकेट खाया, आपने उसको ऐसे खुला छोड़ दिया, और खासतौर से जो अभी का मौसम है मॉइस्चर वाला, सील जाते हैं सारे के सारे। लेकिन एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होता है, हवा का कांटेक्ट उससे टूट जाएगा, तो रैंसिड भी नहीं होंगे और मॉइस्चर भी नहीं लगेगा उसके अंदर, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, अच्छा अवे फ्रॉम द सनलाइट, हाँ ठीक है, उससे क्या होगा, वैसे सनलाइट में रखने से सारी चीज़ें नहीं, जनरली जो आप देखोगे ना पीछे लिखा होता है अवे, कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, है ना। ये जनरली जो लिखा होता है ये आपके मेडिसिन पे लिखा होता है, सिरप वगैरह जो होते हैं, ठीक है, या कोई लिक्विड आपकी कोई चीज़ है, केचप वगैरह होगी, इसके पीछे लिखा होगा कि डायरेक्ट सनलाइट में ना रखो, क्योंकि इनकी सबके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, कुछ ना कंपाउंड होते हैं, वो क्या होंगे, लाइट की प्रेजेंस में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी चीज़ खराब हो जाएगी। और कोई है डोमेस्टिक का, डब्बे में रख दिए, फ्रिज में रख दिए, और कोई है डोमेस्टिक का लगता है, हाँ ठीक है, शुगर प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों में डाल सकते हैं ना। मान लो सुबह आपकी मम्मी ने पनीर की सब्जी बनाई, अब उसको चीनी डाल दो उसमें या शुगर डाल के रख दो तो नहीं होगा ना। वो है पिकल को प्रिजर्व करने के लिए क्या डालते हैं उसमें, ऑयल और सॉल्ट होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो कुछ कुछ चीज़ों के लिए, अब जैसे जैम है आपकी, ठीक है, उस पर आपने स्प्रिंकल करके रख दी, शुगर चल जाएगी, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ों में ऐसा नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ लिख सकते हैं ये डालने के। अब इसके बाद इंडस्ट्रियल की, हाँ घर में नहीं आएगा ना, इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल में जो आपका जैसे आ गया, सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स आप डालते हैं सीधा सीधा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वैक्यूम पैकिंग क्या होता है, मतलब पैकेज, हाँ वो बिल्कुल सारी हवा उसमें से निकाल लो। हवा ही नहीं, रैंसिडिटी हो क्यों रही है, हवा की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो जब आपने हवा ही निकाल ली, पैकेट पूरा चिपक गया, आपका हवा ही नहीं उसमें, तो आपकी डेंसिटी नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो वैक्यूम पैकिंग हो गया, नाइट्रोजन वाले पे लास्ट में आते हैं। और कोई इसके अलावा बताइए क्या है। फास्ट फ्रीजिंग में कुछ नहीं है, आपका टेम्परेचर एकदम से आपका क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। आपके पास कोई भी चीज़ है, आपने उसका टेम्परेचर एकदम रैपिडली आपने डिक्रीज कर दिया, तो जो चीज़ जहाँ होती है, मतलब माइक्रोस्कोप अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो अगर वो जितना रैंसिड हो चुका है, वो जो चीज़ वहाँ वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन रुक गया आपका। तो जब आप उसको 2 दिन बाद कंज्यूम करोगे, 3 दिन बाद कंज्यूम करोगे, आपको वैसे ही प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ फ्रेशनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तो आपका वैक्यूम पैकिंग है, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया आपका। मेन जो है वो आपका क्या है, नाइट्रोजन पैकिंग। जैसे चिप्स जो है वो नाइट्रोजन से क्यों फ्लश किए जाते हैं, नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है, तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो आपकी क्या है, लेस रिएक्टिव है और वो फैट्स और ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो जब वो फैट्स और ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करती है तो खाना रैंसिड नहीं होगा, फैट्स और ऑयल से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आपने चिप्स का पैकेट खोला, नाइट्रोजन भागी, ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आने लग गया, वो धीरे धीरे क्या रैंसिड होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे। तो अगर इंडस्ट्रियल पूछे तो इंडस्ट्रियल अलग बताओगे, डोमेस्टिक पूछे तो अलग बताओगे। कुछ भी नहीं है तो आप फिर कोई भी दे सकते हो उसके अंदर। पूरे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो आपका वही है लाइमस्टोन वाला,
ठीक है, और आपका ABC वाला बस। बाकी जितने भी रिएक्शंस आप याद करोगे 20 रिएक्शंस के अंदर, वो सारे करने हैं XYZ के हिसाब से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो और क्या क्या बनते हैं। एक तो सबसे पहला यही था कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन जो है वो अपोजिट क्यों है एक दूसरे के। आपसे अगर ये पूछते हैं कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन अपोजिट क्यों है, तो सबसे पहले आप तो उसने डिफाइन तो कर ही दिया कि कॉम्बिनेशन में क्या है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और डिकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर। दिक्कत आती है एग्जाम्पल की, जब आपके पास पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन हो कि ये दोनों एक दूसरे से उल्टे क्यों हैं, तो एग्जाम्पल हमेशा सेम देना। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन में अगर आप दे रहे हो H2 + O2 गिव्स आपका H2O, तो डिकम्पोजिशन में भी इसी का ही उल्टा देना है, H2 + O2। देखो ये इससे मार्क्स नहीं कटेंगे, पहले अगर अलग अलग दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन फ़र्क क्या है मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सारे बैठे हैं वो चाह रहे होंगे 95% से ऊपर ही आए, है ना। तो जो 90% वाला बच्चा है ना वो भी सेम आंसर लिखेगा क्योंकि बुक में वही आंसर है, और जो 60% वाला बच्चा है वो भी सेम आंसर लिखेगा, पॉइंट्स वही है, बुक भी सबके पास लगभग सेम होती है। फ़र्क कहाँ पे आता है, फ़र्क आता है प्रेजेंटेशन में और लैंग्वेज में, ठीक है। उसी से टीचर को, क्योंकि वहाँ पे आपका नाम नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ क्या होगा रोल नंबर और आपकी हैंडराइटिंग और आपके आंसर, उसी से टीचर को जज करना है कि बच्चे ने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। और एक आंसर पढ़ते ही पहला, तभी वो कहता है ना पहला आंसर हमेशा बढ़िया सही लिखना चाहिए, क्योंकि पहला आंसर लिखते ही टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है, तो वो चेकिंग उसी हिसाब से करता है। अब मान लो उसने पहला आंसर पढ़ा, उसका दिमाग थोड़ा सा घूम गया, उसको पता चल गया बच्चे को आता नहीं है, तो वो चेकिंग उसी हिसाब से करेगा। अब ऐसा भी नहीं आंख बंद करके चेक कर रहा है वो, लेकिन एक माइंडसेट हो जाता है, माइंडसेट बन जाता है कि हाँ बच्चे को, क्योंकि हमें जब चेक कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा ना बच्चे का लेवल कितना है, उसी हिसाब से देंगे। लेकिन पता है चेकिंग किस हिसाब से होती है। अभी जब करेंगे ना प्रैक्टिस, तो चेकिंग तुम्हारी उन्हीं टीचर से करवाऊंगा जो बोर्ड की करते हैं, पिछले साल भी ऐसे हुआ था। हाँ, तो मेन बात ये है कि चाहिए क्या आपको, आंसर राइटिंग, कि आप लैंग्वेज किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो। प्रेजेंट करने वाले ये नहीं अंडरलाइन कर रहे हो, कलर कर रहे हो, तरीका क्या है उसका, ठीक है ना। तो ये क्लियर है ये चीज़, ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन है, वो तो आपने बताया था, है ना, क्या बताया था, फिर बोलो। एंडोथर्मिक, है ना। और रेस्पिरेशन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। क्यों है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, लाइट एनर्जी आपकी क्या हो रही है उसमें, अब्जॉर्ब हो रही है। फिर स्टेप्स पड़े होंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर, है ना, बताना जरा तुम्हें यहाँ पीछे लास्ट में क्या बताना, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। Absorption of light energy by chlorophyll, splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon. Splitting, पानी स्प्लिट होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और जो स्प्लिट होने के बाद हाइड्रोजन है वो आपकी जाएगी किसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड के पास, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, और ऑक्सीजन आपकी अलग बाहर आपके रिलीज हो जाएगी। तो मेन बात ये है कि एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि उसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है उसके अंदर। क्लियर है ये चीज़। फिर आपकी बॉडी के अंदर, ये तीसरा क्वेश्चन है, आपकी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, आपकी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ पे होती है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होना, और डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होना। तो आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन कहाँ पे हो रहा है, मेन फूड कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है आपका, स्मॉल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेन साइट ऑफ डाइजेशन कौन सी है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन आपकी माउथ में भी हो रही है, डाइजेशन स्टमक में भी हो रही है, लेकिन मेन साइट कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ हो रहा है हमारी बॉडी में, वो आंसर सही है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है ना। उसमें आपका माउथ भी आ गया, उसमें आपका स्टमक भी आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गई। क्लियर है यहाँ तक। टेस्ट गैस आपके रिलीज होते हैं, ठीक है, गैसेस के। आपके देखो पूरे 10th क्लास के अंदर लगभग आपसे 3 ही गैसेस का टेस्ट पूछा जाएगा। एक आपके पास है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, और एक कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके टेस्ट, वैसे एक सल्फर डाइऑक्साइड का भी है, एक जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी है, मेन आपके पास 3 ही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले कैंडल वाला टेस्ट लेकर आते हैं, कैंडल इन तीनों के पास लेकर आएंगे, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, अरे यार जिससे पूछ रहा हूँ बोलने दो उसको। तो अगर ये कैंडल यहाँ पर आएगी तो क्या हो जाएगी आपकी, बुझ जाएगी सिंपली सी। हाइड्रोजन के साथ, पॉप साउंड के साथ, चलो ठीक है। स्पर्श, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, और फ्लेम, 2 फ्लेम हो जाएंगी, फिर
हाई फ्लेम वाला, एक नीचे कैंडल एक ऊपर कैंडल, पसंद जाएगी सर। बेटा ब्राइट फ्लेम के साथ, ठीक है, ब्राइट फ्लेम के साथ बंद। तो यहाँ पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के पास लेकर आओगे तो क्या होगी, फ्लेम आपकी बुझ जाएगी, क्योंकि आपको बुझा देती है कार्बन डाइऑक्साइड से। जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। हाइड्रोजन के पास अगर आप लेकर आते हो तो पॉप साउंड के साथ बंद करेगी, जैसे पन्नी होती है ना उसको फोड़ देते हैं आवाज़ आती है, तो वैसी पॉप साउंड से बंद करेगी। और ऑक्सीजन में क्या होगा, ब्राइट लाइट के साथ, जितनी फ्लेम है उससे थोड़ी फ्लेम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी या ब्राइट हो जाएगी। ये तो हो गया कैंडल का, लेकिन ये ऑफिशियल टेस्ट नहीं है कैंडल वाला। कैंडल वाला जो हम करते हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ करते हैं, जिसमें बर्निंग कैंडल पॉप साउंड वाला आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट है वो है, हम इसको किससे पास करवाते हैं, लाइम वाटर से पास कराते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है, रिएक्शन आपको दे देंगे और आपको बोला जाएगा व्हाट विल यू ऑब्जर्व। जब भी ऑब्जर्व वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं बताते हैं, ऑब्जर्व में जो आपको देखने से पता चल रही हैं चीज़ें वो आप बताओगे। जैसे कि अगर हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लाइम वाटर से पास कराओगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व में क्या बताओगे कि लाइम वाटर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट से मिल्की हो गया। इसमें रिएक्शन नहीं पूछे, हाँ व्हाट विल हैपन होता है, रिएक्शन पूछी जाती तो हम इसमें रिएक्शन देते हैं। ऑब्जर्वेशन में जो हम देख के बता रहे हैं, ठीक है ना, तो मिल्की हो जाता है। रीज़न आता है, क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका क्या होता है, पार्शियली, सुन लो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका पार्शियली सॉल्युबल होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्योंकि वो पार्शियली सॉल्युबल है इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए वो क्या हुआ, अलग से दिखेगा। तो व्हाइट कलर की टेस्ट ट्यूब हो जाएगी पूरी की पूरी आपकी, समझ आई बात। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली पास करते जा रहे हो फिर क्या होगा, व्हाइट कलर जो है वो वापस से आ जाएगा। कैसे, क्योंकि जब आपने इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड आपने पास कराई तो ये आपका क्या बन गया, CaSO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो लाइम कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में पास कराएंगे क्या हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। और इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट विल अगेन टर्न ट्रांसपेरेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रहेगा ये सब, नहीं तो उसी के लिए है, देख लेना भाई, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा ABC वाले क्वेश्चन में कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, उसमें नहीं बोलेंगे, पहचान क्या है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो गैस रिलीज हो रही है इट इज रिलीजिंग विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, और अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रही होगी तो हिसिंग साउंड आएगी, ठीक है ना, ये दो ध्यान रखना। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा होगा, हिसिंग साउंड लिखा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मतलब है इनका पता है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप लेकर आओ, ठीक है, नई बोतल है, ठीक है, उसको शेक करके खोलो तो एकदम से जो झाग आ रही है दैट इज योर ब्रिस्क एफरवेसेंस, जो एकदम से झाग आ रही है, ठीक है। और फिर जो हिसिंग साउंड आ रही है, उसमें जो आवाज़ आ रही है वो क्या आपकी हिसिंग साउंड। अब मान लो आपने झाग सही निकल गई, लेकिन जितनी बार भी खोलोगे आती है ना ये आवाज़, तो वो हिसिंग साउंड है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, वो पता चल गया ताकि डिकम्पोज ना हो, ठीक है। इसमें इतना ही है, अब क्लियर है, कोई टॉपिक दोबारा पूछना है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिल्वर क्लोराइड को बहुत देर तक सल्फेट। दूसरा रीजन आपके पास है फेरस सल्फेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हो जाता है। इन चारों में से क्या तीसरा रीजन है, द कलर डिसअपीयर ड्यू टू द पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, एक डाइल्यूट पानी से बनता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फिर उसका फोर्थ चेंज हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट जमीन हम लेके चलते हैं, नया सब्सटेंस तो नहीं बना, उसी पानी को द लाइट पर्पल कलर वेपर में चला गया, स्टेज चेंज हुआ, नया सब्सटेंस बना है, जो परमैंगनेट आने वाला लाइट नहीं बना, वो स्टेज चेंज फेड होने लग गया। LPG गैस थी तो विच ऑफ द फॉलोइंग को जला दिया, विच ऑफ द LPG गैस में कौन सी गैस होती है हमारे पास, चार ऑब्जर्वेशन जो आपको पहले LPG की तरफ कौन सी है, क्वेश्चन समझ आया। परमैंगनेट पर्पल हाइड्रोजन गैस कौन सी होती है, फेरस सल्फेट डाला, नाम क्या उसका, गायब हो गया। बस इतना सा काम हुआ है।
स्लेकिंग ऑफ लाइन के अंदर क्या हो रहा है सिंपली या तो ये बता दो, क्योंकि पहली बार टर्म सुन रहे हो, या कौन से रिएक्टेंट है कौन से प्रोडक्ट है ये बता दो।